16 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों को आज बहुत अच्छे से पहले चीज़ों को जब समझेंगे तभी आंसर कर पाओ। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीडीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, डीएसएसबी के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन हैं, और आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल क्या क्या रह सकता है। शुरू करते हैं, थम्स अप कर दीजिए जी भैया, वी आर रेडी। तो शुरू करेंगे आज कहाँ से अपनी कहानी, पिट्स इंडिया एक्ट से। नोट करिए, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। देखो, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को मैंने एक नाम और दिया था। वो नाम हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि उसको कहा जाता था नाथ एक्ट। नाथ एक्ट क्यों कहते थे उसको? क्योंकि जब वो एक्ट बना तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम थे आपका नाथ। इतनी सी बात है। तो ब्रिटिश पीएम जब नाथ थे तो यहां पर ये जो एक्ट बना, इसको नोट करेंगे। एक ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट। क्या बोलेंगे? यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट, नाम तो उनका पूरा था विलियम पिट द यंगर, लेकिन सिर्फ विलियम पिट भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द यंगर। अब याद रख लेना, छोटा सा एक पॉइंट और बनाओ, यह फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया। संशोधन करके तैयार किया गया। अब दरअसल में आप सब लोगों को समझना होगा कि फॉक्स बिल क्या है। तो फॉक्स बिल याद रख लेना। फॉक्स बिल क्या था कि जो नाथ थे ब्रिटिश पीएम, इससे पहले आपका ब्रिटेन के पीएम थे, तो नाथ की एक सहयोगी पार्टी के साथ में, मतलब कि जैसे गठजोड़ करके एक मिलीजुली सरकार बनी थी, और जो विपक्षी दल के नेता थे उनका नाम था फॉक्स। तो उन दोनों ने मिलकर एक बिल बनाया था। किस किसने? नाथ और फॉक्स। इन दोनों की क्या थी आपका, नॉर्थ भी बोलते हैं इनको, नाथ भी बोलते हैं, ठीक है। फॉक्स की इन दोनों की क्या मिली थी? एक मिलीजुली सरकार थी, कोalition की गवर्नमेंट थी। ये मिलीजुली सरकार गिर गई थी, और ये ब्रिटेन में अगर मैं बात करूं पहली और आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से कोई सरकार नहीं गिरी। तो ये आखिरी बार थी नाथ और फॉक्स की जो गवर्नमेंट आपका गिर गई। यहाँ पे मिलीजुली सरकार थी जो कि आपका क्या बात करेंगे, फंक्शनिंग नहीं कर पाई, ठीक है, और ये सरकार गिर गई। तो ये फॉक्स बिल किसने तैयार किया था? इन दोनों ने। इसी फॉक्स बिल में कुछ अमेंडमेंट करके, क्या बोला मैंने? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम अमेंडमेंट्स इन फॉक्स बिल। किसने तैयार कर दिया और क्या इसका आधार रहा? फॉक्स बिल रहा। इससे आगे की बात समझेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले मेरा आंसर है, भारत में काम कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यस और नो? जी भैया। कंपनी किस काम के लिए आई थी? भैया व्यापार के लिए आई थी। ये स्केच बनाना मत अभी, है ना, सिर्फ समझना, मुझे आंसर करना, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे। कंपनी भारत में साथी बिजनेस करने आई। क्या स्लोगन बताया था मैंने कल? कंपनी का शुरुआती नारा क्या था? उसने बोला था भूभाग नहीं व्यापार, नॉट ए लैंड ओनली बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा गवर्नर जनरल बना गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को पावर्स दी गई, जी भैया। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, उसको पावर्स दी गई। तो कहने का मतलब है कि भारत की राजनीति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उसकी भागीदारी बढ़ने लगी। यानी कंपनी जो है ना, अब व्यापार के अलावा क्या करने लग गई? राजनीति भी करने लग गई। यहाँ की राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगी, यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स में भी। तो कंपनी सिर्फ व्यापार के अलावा दूसरा क्या इंटरेस्ट दिखाने लगी? पॉलिटिक्स में भी, यहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हुई। यस और नो? इतनी छोटी सी समझ तो होगी ना। जी भैया, व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीति में वो क्या हो गए? शीर्ष पे पहुंच गए।
और कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, उनका नंबर बताएं फटाफट से, आज जरूरत होगी हमको इसकी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे आपका 24। शुरू करें। इतना छोटा सा बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर है तो इससे आगे चलते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। नोट बनाना, एक अच्छा सा नोट बनाना। कंपनी के, या ऐसे लिखना, 1784 के एक्ट से कंपनी से मतलब हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, क्या अलग हो गया दोनों? मैंने बोला दो काम वो करती थी, व्यापार और राजनीति, तो इनमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कहीं इन दोनों में आपस में किसी चीज को लेकर के मतभेद ना हो, इसीलिए उनके कार्यों को आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग कर दिया। अब उन्होंने बोला कि जो व्यापारिक कार्य होंगे, यानी कि जो आपका बिजनेस फंक्शंस होंगे, पहले लिख लीजिए, द बिजनेस एंड पॉलिटिकल functions of East India Company were separated. ओके, तो दोनों जब अलग अलग हो गए तो यहां पे हमको ध्यान देना है इस बात का कि जो व्यापारिक यानी व्यापार संबंधी, ट्रेड से संबंधित जो मामले थे उनको देखेगा बीओडी। कौन देखेगा? बीओडी, अर्थात इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें आपका 24 मेंबर्स थे। आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया कि भाई तुमको देखने हैं व्यापारिक काम, अभी हम समझेंगे इनको धीरे धीरे, ठीक है। और साथ में आपका जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए किसको रखा गया? राजनीतिक कार्यों के लिए बीओसी। इन कार्यों को देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें भैया 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। तो भैया राजनीति में कौन से मामले? व्यापार तो हमको समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम मसालों का व्यापार करने आती थी, टेक्सटाइल का व्यापार करने आती थी, उनको तो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर राजनीतिक कार्यों में कौन से कार्य रखे गए? तो आपको यहाँ छोटा सा एक संबंध रखना है, नागरिक संबंधी मामले, यहाँ के जितने भी यहाँ के सिविल मैटर्स थे, नागरिक संबंधी मामले, यानी व्यापार के अतिरिक्त जो मामले थे वो सब किसको दिए गए? वो आपका बीओसी को दे दिए गए, नागरिक संबंधी मामले, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जो जितने भी सिविल मैटर्स थे, सिविल मैटर्स किसको दे दिए गए? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दे दिए गए। लेकिन एक बात कहेगी कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, बीओसी होगा, ठीक है, बीओसी जो होगा ये आपका, बीओसी का अध्यक्ष, इसका जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति होगा। कौन होगा? मतलब जो ब्रिटेन में सरकार होगी ना, वहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका कोई मेंबर होना चाहिए। तो यहां से थोड़ी सी नजर रखना और एक बात समझना, ब्रिटेन क्या कर रहा है भाई? ब्रिटेन रूल कर रहा था, वहां पे आपका रानी है, राजा है, वहां पे ब्रिटिश पीएम भी है। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको पता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है। तो अब उनकी शक्तियों पर नजर रखनी होगी कि वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा किसको पहुंचाना था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना था। कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये लोग यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाएं, और बहुत पावरफुल अगर ये हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये बोल दे कि भाई आपका ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बहुत पावरफुल हो जाती, तो ऐसा भी तो हो सकता था वो ब्रिटिश क्राउन से ये कह देती कि भाई हम तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे, हम इतने पावरफुल है, अब तो हम इंडिया में ही बसेंगे और यहीं बिजनेस करेंगे, अब तुमको हम एक ही करनी नहीं देंगे। यस और नो? पॉसिबल था अगर बहुत पावरफुल हो जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटेन पहले बहुत मजबूत नहीं था,
ब्रिटेन तो इन पूर्वी देशों के साथ में भारत और भारत के पड़ोसी देश चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से सामान ले जा करके उनको अपने बाजारों में, अपने नजदीकी देशों में बेच बेच करके अमीर हुआ। तो इस बात के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, यानी कि एक नियंत्रण बोर्ड होगा। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर उसने बोल दिया कि एक नियंत्रण बोर्ड होगा। इसको बोलते थे नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल के लिए। और देखना कितना जबरदस्त यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे ये। और ये क्या था, ये निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल, हिंदी में बोले तो निदेशक मंडल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का यहाँ पे, और इन दोनों के शीर्ष पे कौन है मुझे बताएं, बीओडी और बीओसी के शीर्ष पे कौन है, यहाँ पे गवर्नर जनरल है। जी लिख दूं गवर्नर जनरल को, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, कल से बोल रहे हैं, अब तो हैबिट में आ जाना चाहिए। यहां पे इन्होंने एक बात बोल दी, यहां पे साथियों इन्होंने एक बात बोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि गवर्नर जनरल जो है ना, छोटी सी बात लिखना तभी समझोगे, पहले लिख लो। मतलब उसने कहा था कि गवर्नर जनरल जो भी एक्टिविटीज इंडिया में करे ठीक है, लेकिन किसी भी राजा से अगर वो संधि करेगा किसी भी तरह की, या किसी भी राजा के खिलाफ वो संघर्ष करेगा, तो उसके लिए पहले उसको बीओसी की परमिशन लेनी होगी। यानी ऐसा ही नहीं है कि क्या जाके कोई भी राज्य क्षेत्र आपका कब्जा लिया या किसी राजा के साथ मिल गया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल पावर बन जाओ, तुम इंडिया के जो राजा उन्हीं के साथ मिलके ये बोल दो कि ठीक है टाटा बाय बाय कर दो अब रानी को या राजा को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पे, छोटी सी बात नोट करेंगे एक, क्या बोलेंगे, बीओसी की अनुमति के बिना, विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संधि करेगा, किसी राजा से संघर्ष, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, न ही कोई आश्वासन उसको देगा, ना ही कोई आश्वासन मतलब कोई एश्योरेंस भी नहीं देगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो पड़ोसी राजा से लड़ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारे साथ है। इससे पहले होता था, लेकिन उन्होंने देखा कि गवर्नर जनरल की पावर्स कहीं ना बढ़ जाएं, ज़्यादा राजाओं से संबंध ये यहाँ पे आपका सिद्ध ना कर ले। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि भैया दो कंपनी के कार्य बांट दिए गए कि भैया व्यापारिक काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, जो जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे वो बीओडी करेगी जो जनता से संबंधित है, और इनके शीर्ष पर जो था आपका गवर्नर जनरल। और उन्होंने बोला कि भैया जो 6 मेंबर होंगे उनमें से एक अध्यक्ष सीधे सीधे किसका, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहां पर भी आपका क्या बोला, यहां पर भी एंटर किया कि भाई अपना एक आदमी यहां पे बिठा के रखेंगे, और साथ में क्या बोला कि भाई गवर्नर जनरल जो है ना, अब किसी भी राजा के साथ में संघर्ष करेगा या उसको कोई भी आश्वासन यानी दुश्मनी करे या दोस्ती करे, उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की। और वो परमिशन कब देगा, आप समझ गए होंगे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है तो वो किससे आपका एडवाइस करेगा, फिर तो वो ब्रिटिश पीएम से एडवाइस करेगा। ब्रिटिश पीएम किससे एडवाइस करेगा उस टाइम पे, आपका क्वीन और किंग से एडवाइस करेगा। तो कंट्रोल हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है भैया, कंट्रोल हो गया। इससे आगे की बात चलते हैं। यानी आपको यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से नियंत्रण कर रही है। ओके, तीसरा लिखेंगे, भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। आज से पहले इन्होंने नहीं बोला था, इससे एक्ट से पहले नहीं बोला था, ब्रिटिश इंडिया इसको ये कहने लगे, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कहलाएगा। ठीक है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय, द एरिया, या पूछ लें द टेरिटरी या टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड बाय
ऑक्यूपाइड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विल कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। क्या हो जाएगा वो? ब्रिटिश इंडिया और ऑक्यूपाइड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश ऑक्यूपेशन उसको हम बोलेंगे। देखो ऐसा क्यों बोला उन लोगों ने? मैंने आपसे अभी कहा कि ब्रिटेन जो था धीरे धीरे आपका अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ा रहा था। जैसे ये ईयर कौन सा चल रहा है आपका? 1784। 1784 में मुझे बताओ कौन सा वॉर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जीता था? एक मेजर वॉर है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैसूर में शक्ति थे आपका कौन? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान, उनका जो राज्य था उसका नाम था मैसूर। और मैसूर को हथियाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने वॉर लड़े हैं? टोटल 4 वॉर लड़े हैं। पहला आंग्ल मैसूर वॉर है 1767 टू 69, जिसमें आपका मद्रास ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी शुरुआत में, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। कितने एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे बताएंगे? एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध, आप कहेंगे भैया 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी दौर में सबसे बड़ी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी मजबूत नहीं थी 1762 टू 69 में। यहाँ पे क्या हुआ था? इस वॉर में कौन जीते थे आपका? इसमें तो भैया आपका कौन? हैदर अली जीता था। और हैदर अली से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि अब दोबारा वॉर नहीं करेंगे कोई भी। तो इसके लिए एक संधि हुई थी यहाँ पे, मद्रास ट्रीटी, जिसको मद्रास संधि हम कहते हैं। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानते थे? अंग्रेजों ने फिर दूसरा वॉर लड़ा 1780 टू 84। तो ये 1780-84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी, मंगलौर संधि साइन हुई थी। यानी कि ये युद्ध भी क्या रहा था? लगभग 50-50 पर रहा था। कुछ एरिया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, दोनों ने बाद में समझौता किया। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। तो इतनी बड़ी शक्ति था हैदर अली, जिसके पास अपने आपका आर्मरी थी, उसको भी इसने हरा दिया। बोलते ना डिंडीगुल में उसने एक आपका आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, एक मॉडर्न आर्मरी थी उसके पास। तो ये लग गया कि भाई अब जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऐसे राजाओं तक को जिनके पास अपनी आर्मरी है उन तक को ये हरा दे रहे हैं। तो हैदर अली तो मारा गया इसी युद्ध में। पोर्टा नोवा का एक वॉर हुआ था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो 1781 में पोर्टा नोवा का वॉर हुआ, उसमें आयरकूट ने किसको हरा दिया था? हैदर अली को। तो ये वो टाइम है जिसमें ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि भाई ये राजा को भी हरा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई किसी भी राजा के खिलाफ तुम युद्ध करोगे या किसी भी राजा के साथ तुम कोई भी संधि करोगे तो वो किसको पता होना चाहिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हुआ था यहां पे, फिर ये कमजोर हो गए। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92 में यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी। क्योंकि आपका हैदर अली तो युद्ध में मर गए, उनके बेटे टीपू सुल्तान आ गए थे बीच वॉर में 1782 में। इसमें क्या हुआ? इसमें टीपू सुल्तान के जो पुत्र थे, हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनको अपना 50% राज्य देना पड़ा था। और टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? चौथे युद्ध में 1799 में। ठीक है, या ये सिर्फ समझाने मात्र के लिए। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो भी एरिया आप जीतते जा रहे थे, वो जो भी क्षेत्र होगा उसको क्या बोला जाएगा? ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। बात क्लियर है? ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। कभी भी पूछा जाए, याद रख लेना, ये पहला डॉक्यूमेंट था ये कहने वाला। आज से पहले ये बात कभी नहीं की गई थी। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो इसके बारे में बात करता है। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा पहला कौन सा दस्तावेज है जिसमें भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया, तो आप बोलेंगे भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। ओके, अगली बात नोट करेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे अब से पहले? फटाफट से आंसर करो। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे, तो पहले कितने थे? तो आप कहेंगे भैया अब हमने कल पढ़ा था 4 सदस्य होते थे, जिसमें हमने बात की थी कि निर्णय कैसे लिया जाता था? बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी पर, यानी 4 में से 3 का वोट पाना जरूरी था। अब इसको क्या कर दिया गया? यहाँ पे 3 सदस्य कर दिए गए। कितने? 3। पहले 4 थे, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना, पहले 4 होते थे। यानी कि इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल नाउ विल बी द 3 मेंबर्स। अगली बात करते हैं अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए। अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए कि परिषद में भी अब 3 सदस्य होंगे। अब अन्य प्रांतीय गवर्नर आप समझ रहे हैं? मुझे बताओ बंगाल के अधीन कौन कौन से थे?
आंसर करो फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया पहले जो बंगाल के अधीन थे वो थे आपका कौन कौन से, बिहार बंगाल के अधीन था या नहीं था? बिहार वाला तो क्षेत्र अधीन ही था, लेकिन मैं प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंसी कौन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी इसके अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। और कौन सी प्रेसिडेंसी थी आपका, बंबई प्रेसिडेंसी इसके अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। तो वो जो प्रेसिडेंसी है उन्हीं को बोलते हैं हम प्रांतीय गवर्नर, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होंगे आपका, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे उनकी भी परिषद में अब कितने होंगे, उनकी काउंसिल में भी कितने होंगे, अब 3 ही मेंबर होंगे। ठीक है, मेजर पॉइंट लिखेंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर, प्रांतीय सरकार कौन सी हुई बताएंगे, जैसे बंबई हो गया, कि विफलता पर, विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फेलियर पर उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, किसमें, 1784 के एक्ट में। लिखेंगे कैन सस्पेंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द फेलियर। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करें, गवर्नर जनरल, देखो यहां पे एक बात समझना, पहले मैंने क्या बोला, कैन सस्पेंड,